तो शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 2.4 की। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने लिखा हुआ है। तो सवाल इस तरह से है कि डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज़ x+1 एज अ फैक्टर। मतलब ये है कि हमें ये पता लगाना है कि ये जो x+1 है ये इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है या फिर नहीं है। तो ये सवाल बिल्कुल उसी तरह से है जैसे तुम्हें कोई कहे कि पता लगाओ कि 2 जो है वो 17 का फैक्टर है या नहीं है। तो तुम क्या करोगे, 2 से 17 को डिवाइड करके 2 8 जा 16 1 रिमाइंडर निकालने की कोशिश करोगे। अगर तुम्हारा रिमाइंडर 0 आ गया तो तुम कहोगे कि यस वो फैक्टर है, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो तुम कहोगे कि वो फैक्टर नहीं है। तो यानी कि पूरा का पूरा जो डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है रिमाइंडर पर। अगर x+1 से इसको डिवाइड करके रिमाइंडर 0 आया तो x+1 इसका क्या होगा, फैक्टर होगा, और अगर नहीं आया तो x+1 इसका फैक्टर नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि इससे इसको डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना ज़रूरी नहीं है, बिना डिवाइड करे भी रिमाइंडर निकाला जा सकता है, हम अच्छी तरह से जानते हैं। तो बिना डिवाइड करे रिमाइंडर कैसे निकालते हैं पहले तो उसको देख लीजिए। वैसे आपने बिना डिवाइड करे रिमाइंडर निकालना पिछली जो एक्सरसाइज थी 2.3 उसमें अच्छी तरह से सीखा हुआ है, कोई बात नहीं, एक बार फिर से रिवाइज़ कर लो। जो भी पॉलिनोमियल हमें दिया जाता है सबसे पहले हम उसे मान लेते हैं px के इक्वल या gx के इक्वल या qx के इक्वल, किसी के भी इक्वल मान लो, बस यहाँ पे x होना चाहिए। अगर यहाँ y दे रखा है वेरिएबल तो फिर y ले सकते हैं। तो px इज इक्वल टू x³ प्लस x² प्लस x और प्लस 1, ये है हमारा पॉलिनोमियल, और हमें x+1 से इसको डिवाइड करना है। तो सबसे पहला काम होता है x+1 को 0 के इक्वल पुट करना और वहाँ से x की वैल्यू निकालना। x की जो वैल्यू निकलेगी अब उसको इस पॉलिनोमियल के अंदर पुट करके रिमाइंडर फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो x की इस वैल्यू को जहाँ जहाँ पर x था वहाँ पे रखा जाएगा। तो यहाँ तो रख दिया है मैंने, अब यहाँ पे रखेंगे, फिर आगे रखेंगे, फिर उसके आगे भी रखेंगे, और सबसे आखिर में वहाँ पे 1 लिखा हुआ है। -1 की पावर अगर ऑड होती है तो -1 आता है, लेकिन -1 की पावर अगर इवन है तो क्या आता है, +1, प्लस माइनस -1 और +1। ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पहले भी बहुत बार लिखा है कि -1 की पावर ऑड है तो माइनस, और -1 की पावर अगर इवन है तो प्लस। ऐसे समझो कि -1 की पावर 2 है जो कि एक इवन नंबर है तो क्या आएगा, +1, और -1 की पावर अगर 3 है जो कि एक ऑड नंबर है तो क्या आएगा, -1। अब क्या होगा, +1 से -1 कैंसिल, +1 से -1 कैंसिल, तो रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया। तो अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो इसका मतलब x+1 जो है वो इस पॉलिनोमियल का क्या है, फैक्टर है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया कि x+1 इज़ द फैक्टर ऑफ x³ प्लस x² प्लस x+1। तो हमारा सवाल ये था कि पता करो कि x+1 इसका फैक्टर है या नहीं। इसके आगे और भी सवाल हैं, उनका भी पता लगाना है कि x+1 फैक्टर है या फिर नहीं है। तो हमने क्या करा, रिमाइंडर फाइंड आउट करा। रिमाइंडर जो है वो 0 आ गया। इससे साबित होता है कि x+1 जो है वो इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। ऐसे ही 1-2 पार्ट और करते हैं। तो थर्ड पार्ट में हमें ये पॉलिनोमियल दे रखा है और हमें पता करना है कि x+1 इसका फैक्टर है या फिर नहीं है। तो सबसे पहले जो पॉलिनोमियल दिया जाता है उसको मान लेते हैं px के इक्वल x³ माइनस x² माइनस 2 प्लस √2x और प्लस √2। इसके बाद x+1 जो दिया हुआ है उसे पुट किया जाएगा 0 के इक्वल, तो x की वैल्यू निकल जाएगी -1। अब x की इस वैल्यू को पॉलिनोमियल में जब पुट किया जाएगा तो उससे हमें रिमाइंडर मिल जाएगा। तो p-1, यहाँ पर -1 का क्यूब, -1 का स्क्वायर, -2 प्लस √2 और x की जगह -1 और सबसे आखिर में √2। अब सॉल्व करते हैं। -1 की पावर ऑड है तो -1 आएगा, -1 की पावर इवन है तो +1 आएगा, लेकिन ये माइनस तो ऐसे ही लगा रहेगा ना जो पहले से बाहर है, केवल इस माइनस का ही तो प्लस बनेगा। माइनस पीछे जो -1 दिखाई देता है उसकी इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का 2 और माइनस प्लस माइनस का √2। ऐसे पीछे से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आगे से ही मल्टीप्लाई होती है। इसके अलावा लास्ट में √2 ऐसे ही रहेगा। अगला स्टेप, इसके बाद
-1 और -1 हो जाएगा माइनस का 2। यहाँ पे ब्रैकेट ओपन होगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस माइनस +2, माइनस माइनस प्लस √2 और सबसे लास्ट में √2। -2 से +2 हो गया कैंसिल, बचा √2 प्लस √2। इन दोनों को प्लस करने में ना कई बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। कुछ बच्चे तो यूँ लिखते हैं कि √2 प्लस √2 जो है वो √4 हो जाएगा। ये बिल्कुल गलत है। अगर आप √2 में √2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो √4 आ सकता है, लेकिन प्लस करके नहीं आ सकता। इसके अलावा और भी बहुत सारी गलतियाँ बच्चे करते हैं। फ़िलहाल यहाँ पे जो होगा वो देख लीजिए क्या होगा। तो अगर आप √2 में √2 को प्लस करना चाहते हैं तो 2√2 आ जाएगा प्लस करके। ये बिल्कुल उसी तरह से है, जैसे मान लो तुम्हें √3 और √3 इसको 3 बार प्लस करना है तो कितना आ जाएगा 3√3। ऐसे ही तुम √2 को 4 बार प्लस करोगे अगर तो क्या आ जाएगा 4√2। x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स तो क्या आएगा 4x ही तो आएगा। तो इसी तरह से इसको प्लस किया गया है। अब रिमाइंडर तो आ चुका है, तो क्या ये रिमाइंडर 0 के इक्वल है? नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि x + 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं होगा। तो ये मैंने एंड में लिख दिया कि x + 1 इज़ नॉट द फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। तो इस तरह से हमारा 4th पार्ट पूरा हुआ। बीच के जो 2 पार्ट है बिल्कुल इसी तरह से आप खुद भी उनको आसानी से कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2। यूज़ द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज़ द फैक्टर ऑफ px। हमें ये पता लगाना है कि ये जो gx हैं पीछे लिखे हुए, ये आगे लिखे हुए px वालों के फैक्टर हैं या फिर नहीं है। तो जिस तरह से हमने अभी क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट किया था, बिल्कुल उसी तरह से इसको भी कंप्लीट किया जाएगा। तो वैसे तो पूरा सवाल आप खुद ही कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको 3rd पार्ट करके दिखाता हूँ। 3rd पार्ट में जो gx है वो x-3 है और जो px है वो ये है। तो सबसे पहला काम है पॉलिनोमियल को लिख लेते हैं। px = x³ - 4x² + x और +6 और gx जो है वो है x-3। तो सबसे पहले रिमाइंडर फाइंड आउट किया जाएगा। अगर रिमाइंडर 0 आया तो ये उसका फैक्टर हो जाएगा, नहीं तो फिर नहीं होगा। तो रिमाइंडर फाइंड करने के लिए x-3 को = 0 रखेंगे। x की जो वैल्यू आएगी वो 3 आएगी। अब इस वैल्यू को पॉलिनोमियल के अंदर पुट कर दिया जाएगा। तो करते हैं पुट। p3 जहाँ जहाँ x है सब जगह 3 आ जाएगा। 3 का क्यूब 4 × 3 का स्क्वायर +3 और +6। तो 3 का क्यूब क्या होता है 27। भाई 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। 3 का स्क्वायर 9, 9 4 जा 36 +3 और +6। इसके बाद 27 और 3 हो गए 30 और 6 36 -36। रिमाइंडर क्या आ गया 0 आ गया। तो इसका मतलब gx जो है वो px का फैक्टर है। तो एंड में हमने ये लाइन लिख दी है कि gx इज़ द फैक्टर ऑफ px। तो ये क्वेश्चन भी फर्स्ट वाले के जैसा ही था। बाकी के जो 2 पार्ट हैं उनको आप खुद से करके ज़रूर देखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। तो इस सवाल को मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल कहा जा सकता है इस एक्सरसाइज का। बड़े ध्यान से समझिएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू निकालनी है। देखो पहली जो आप पॉलिनोमियल देख रहे हैं उसके अंदर भी k है, दूसरे वाले पॉलिनोमियल में भी k दिखाई दे रहा है। तो इस k की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। इफ़ x-1 इज़ द फैक्टर ऑफ px। ये सवाल पिछले सवालों से इसलिए अलग है क्योंकि इस बार आपको ये नहीं पता लगाना कि x-1 इनका फैक्टर है या नहीं है। इस बार तो दे रखा है कि x-1 इज़ अ फैक्टर ऑफ px। x-1 जो है वो px का क्या है फैक्टर है। तो इससे एक बात पता चलती है, अगर कोई किसी का फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 आएगा। अगर 2 16 का फैक्टर है तो रिमाइंडर क्या आएगा 0 आएगा। चाहो तो निकाल के देख लो। तो अगर तुम्हें ऐसा दिया जाए कि x-1 px का फैक्टर है तो ये बात याद रखना कि रिमाइंडर आएगा 0। जो भी रिमाइंडर आएगा उसको आप =0 लिख देंगे। क्यों? क्योंकि x-1 इसका क्या है फैक्टर है। तो इस सवाल में जो सबसे ज़रूरी बात है ध्यान रखने वाली वो यही है कि अगर x-1 px का फैक्टर है तो रिमाइंडर आएगा 0। तो वैसे तो इस सवाल में 4 पार्ट हैं, 4 में से मैंने 2 लिख लिए हैं, 2 आपके लिए छोड़ दिया है। तो फर्स्ट पार्ट को लिख लेते हैं। पॉलिनोमियल जो हमें दे रखा है वो है x² + x और +k।
और x माइनस 1 जो है सबसे पहले उसे 0 के इक्वल रखेंगे। 0 के इक्वल रख के x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। अब x की इस वैल्यू को पॉलिनोमियल के अंदर पुट कर दिया जाएगा। तो यहाँ तक तो हम बिल्कुल वैसा ही कर रहे हैं जैसा हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड में किया था, लेकिन इसके सामने जो 0 लिख रहे हैं वो बाकी के दोनों सवालों से अलग है। क्वेश्चन 1 और 2 में हमने यहाँ पे सामने 0 नहीं लिखी थी पहले से ही, लेकिन यहाँ पे पहले से ही 0 लिखना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमें पता है कि रिमाइंडर जो आएगा यहाँ पे वो किसके बराबर आएगा 0 के। क्यों? क्योंकि x माइनस 1 पॉलिनोमियल का फैक्टर है। पहले से ही पता है कि ये इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर तो 0 आएगा ही। तो यहाँ पर इक्वल टू 0 लिखना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। पिछले 2 सवालों में हमने ऐसा नहीं लिखा था क्योंकि वहाँ तो पता ही नहीं था कि रिमाइंडर 0 आएगा या नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पता है। अब इसको छोड़ देंगे, लिखना बंद कर देंगे, इम्प्लाइज दैट का साइन लगा देंगे बजाय इक्वल टू के। 1 का स्क्वायर जो है वो 1 होगा, 1 ऐसे ही रहेगा, प्लस के इज इक्वल टू 0। फिर इम्प्लाइज दैट, मतलब ये साइन होता है स्टेप बदलने का साइन। 1 और 1 कितना हुआ 2 प्लस के इज इक्वल टू 0। 2 उधर जाके हो जाएगा माइनस, तो के की जो वैल्यू आएगी वो आएगी निकल कर माइनस का 2। तो इस तरह से इन सवालों में वैल्यू निकाली जाएगी। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं इसी तरह से। तो सेकंड पार्ट के लिए भी पॉलिनोमियल लिख दिया है, सेम प्रोसीजर चलेगा क्योंकि x माइनस 1 इन सब का फैक्टर है। तो यहाँ पर भी रिमाइंडर 0 आएगा, तो पहले x माइनस 1 को 0 के इक्वल पुट करो, x की वैल्यू निकालो। अब x की जो वैल्यू निकालेगी उसे रख दो पॉलिनोमियल के अंदर, तो तुम्हें क्या मिल जाएगा? रिमाइंडर मिल जाएगा। जब भी x की वैल्यू पॉलिनोमियल में रखते हैं तो हमें रिमाइंडर मिल जाता है, और हमें उस रिमाइंडर को 0 के इक्वल रखना पड़ेगा क्योंकि x माइनस 1 पॉलिनोमियल का क्या है? फैक्टर है। अब इसको लिखना छोड़ देंगे, इम्प्लाइज दैट लगाएंगे। 1 का स्क्वायर 1 होता है और 1 की k में मल्टीप्लाई करके k आ जाएगा, √2 की 1 में मल्टीप्लाई करके √2 आ जाएगा, और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। k को यहीं पे छोड़ दो क्योंकि k की तो वैल्यू निकालनी है, बाकी सारा राइट में ट्रांसफ़र करो। माइनस √2 उधर जाके हो जाएगा प्लस का √2, और प्लस का 1 उधर जाके हो जाएगा माइनस का 1, और इस तरह से k की वैल्यू मिल जाएगी। तो इन सवालों में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जो भी रिमाइंडर आएगा वो पहले से ही किसके इक्वल रखना पड़ेगा? 0 के, क्योंकि x माइनस 1 दिए गए पॉलिनोमियल का फैक्टर है, ये क्वेश्चन में लिखा है पहले से ही। इसीलिए रिमाइंडर को इक्वल टू 0 लिखना ज़रूरी है। जैसे ही रिमाइंडर को इक्वल टू 0 रखोगे, सॉल्व करते हुए k की वैल्यू तुम्हें आराम से मिल जाएगी। बचे हुए 2 पार्ट आप खुद कर लीजिएगा, काफ़ी आसान है। जितना खुद करेंगे उतना ही ज़्यादा आप सीखेंगे। चलिए खैर, तो अब हमारे सामने एक्सरसाइज का सवाल नंबर 4 लिखा हुआ है। कह रहा है कि फैक्टराइज द फॉलोइंग। ये जो आप देख रहे हैं पॉलिनोमियल, इसको हमें क्या करना है? फैक्टराइज करना है। तो इस तरह के जो पॉलिनोमियल हमें दिए जाते हैं और इनको फैक्टराइज करने के लिए हम जो मेथड इस्तेमाल करते हैं उस मेथड का नाम है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। तो इसके नाम से ही पता चलता है कि इस मेथड के अकॉर्डिंग जो मिडिल टर्म होगी उसको क्या कर दिया जाएगा? स्प्लिट कर दिया जाएगा। वैसे अब ये मेथड जो है क्लास 8th में भी पढ़ चुके हैं, अब उसको दोबारा से रिवाइज़ करने की बारी आती है। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड लगाने का जो सबसे पहला स्टेप है वो ये होता है कि अगर एक्स स्क्वायर के साथ में कोई कोफिशिएंट है तो उसकी लास्ट की जो कांस्टेंट टर्म है उसमें कर दी जाती है मल्टीप्लाई। फिर से रिपीट करता हूँ, एक्स स्क्वायर के साथ अगर कोई कोफिशिएंट है, क्योंकि कई बार होता भी नहीं है, तो अगर एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट है तो उसकी लास्ट वाली जो टर्म है उसमें मल्टीप्लाई कर दी जाएगी। फिर जो हमें मिलेगा मल्टीप्लाई करने के बाद 12 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। अब इस 12 के ऐसे फैक्टर किए जाएंगे कि मिडिल टर्म हमें मिल जाए। तो इस 12 के ऐसे फैक्टर क्या हो सकते हैं? 3 4 जा 12। तो 3 में जब 4 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। कुछ बच्चे अपने मर्ज़ी से कुछ भी लिखने की कोशिश करते हैं। वो सोचते हैं कि ये जो 7 है इसे मैं स्प्लिट करके ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 6 + 1, या फिर इस 7 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 5 + 2, या फिर मैं इस 7 को ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 8 - 1। तो कुछ बच्चे अपनी मर्ज़ी से इस तरह के फैक्टर निकालने की कोशिश करते हैं, या फिर मिडिल टर्म को वो इस तरह से स्प्लिट करने की कोशिश करते हैं जो पूरी तरह से गलत है। ऐसे आप नहीं कर सकते। तो जब भी आपको मिडिल टर्म को स्प्लिट करना होगा तो आप
ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके जो भी नंबर मिलेगा उसके फैक्टर आप इस तरीके से करेंगे। इन फैक्टर को अलग तरीके से ऐसे भी किया जा सकता है, जैसे कि अगर हम इसको 2 से करते हैं तो 2 6 जा 12 और 2 3 जा 6, तो फिर अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 और 3 फिर से क्या आ जाएगा, 7। एक और चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, चाहे 3 + 4 लिखो चाहे 4 + 3 लिखो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आएगा। तो फैक्टर आपको जब भी करने होंगे तो आप सबसे पहले जो x² का कोफिशिएंट है उसकी लास्ट वाली टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आएगा उसके इस तरीके से फैक्टर आपको करने पड़ेंगे। एक और बात यहाँ पे याद रखने वाली है कि यहाँ पे जो साइन होगा लास्ट में, अगर प्लस का साइन है तो फैक्टर के बीच में प्लस आएगा, और अगर यहाँ माइनस का साइन है तो फैक्टर के बीच में माइनस आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें धीरे धीरे क्लियर होंगी, जैसे जैसे हम इसके सवाल करते जाएंगे ये चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। तो 12x² माइनस, अब हमने इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करके क्या लिखेंगे, 3 + 4, 3x + 4x। तो मिडिल टर्म स्प्लिट हो चुकी है, इसीलिए मेथड का नाम है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। और सबसे लास्ट में क्या है, 1। इसके बाद इस ब्रैकेट को ओपन कर दिया जाएगा, तो ब्रैकेट ओपन होगा तो साइन अंदर का चेंज हो जाएगा। तो जब आप मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे तो ब्रैकेट लगा के रखेंगे, उसके बाद आप ब्रैकेट ओपन करेंगे। अगर आपको दिखता है कि बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, और अगर बाहर प्लस है तो अंदर के साइन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद ये वाला जो हाफ देख रहे हैं फर्स्ट हाफ, और ये है सेकंड हाफ। तो फर्स्ट हाफ में से कॉमन देखो क्या आ रहा है, 3 में से और 12 में से 3 कॉमन आएगा, और x² और x में से x कॉमन आ जाएगा। 3 के टेबल में 12 आता है 4 बार, x² में से अगर एक x कॉमन आ गया तो एक x बचा रह जाएगा। 3x कॉमन आ चुका है तो उसकी जगह 1 बचेगा। ठीक है, माइनस, यहाँ से क्या कॉमन लेंगे हम, 1 कॉमन लेंगे। जहाँ से कुछ कॉमन नहीं आता वहाँ से कॉमन आता है 1, तो अंदर का एज इट इज़ आ जाएगा, बस एक ही चेंज होगा साइन, क्योंकि बाहर माइनस है इसलिए अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, अगर बाहर माइनस होता है तो ब्रैकेट लगाते समय या फिर ब्रैकेट हटाते समय, दोनों ही केस में साइन क्या होता है, चेंज होता है। तो यहाँ पे हमने ब्रैकेट हटाया था तो साइन चेंज हो गया, यहाँ पे हमने ब्रैकेट लगाया था तो भी अंदर का जो साइन है वो क्या हो गया, चेंज हो गया। तो बाहर अगर माइनस है तो अंदर का साइन दोनों ही केस में चेंज होगा, चाहे ब्रैकेट लगाओ चाहे ब्रैकेट हटाओ। आप अपना सवाल सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं इसकी पहचान इससे होती है। ये पूरी तरह से सेम होने चाहिए, यहाँ तक कि इनके साइन भी सेम होने चाहिए। 4x - 1 4x - 1 बराबर है, तो इससे पता चलता है कि हम बिल्कुल सही कर रहे हैं। अब पूरे में से कॉमन निकाल लिया जाएगा 4x - 1, यहाँ से भी और वहाँ से भी। तो जब यहाँ से 4x - 1 कॉमन आया तो यहाँ पे बचेगा 3x, और वहाँ से 4x - 1 कॉमन आ गया तो वहाँ पे रह जाएगा 1। तो इस तरह से स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो पूरा हो चुका है। ऐसे कई सारे क्वेश्चन आज हम करेंगे जिससे हम अच्छी तरह से इस मेथड को समझ सकें और इसमें होने वाली गलतियाँ जो हैं वो कम हो सकें। ठीक है, तो एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहला काम होता है फर्स्ट जो x² के साथ है उसकी मल्टीप्लाई लास्ट की जो कांस्टेंट टर्म है उसमें करते हैं। 12 आ गया, फिर इस 12 के ऐसे फैक्टर करेंगे कि मिडिल टर्म हमें मिल जाए, या तो प्लस करके या फिर माइनस करके। तो 3 4 जा 12 प्लस करके मिडिल टर्म मिल गई, कभी कभी माइनस करके भी मिलती है। एक और बात ध्यान रखनी है, यहाँ पे जो साइन होता है लास्ट में वही साइन फैक्टर के बीच में होना ज़रूरी है। दूसरी बात यह है कि 3 + 4 लिखो चाहे 4 + 3 लिखो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हमने ऐसे लिख दिया, फिर हमने ब्रैकेट ओपन किया तो अंदर का साइन चेंज हो गया। फिर इसको 2 हाफ में बांट दिया जाएगा। पहले हाफ में से कॉमन आया 3x, दूसरे हाफ में से कॉमन आया 1। अंदर जो चीज़ें बचती हैं वो एक जैसी होनी चाहिए, तभी पता चलेगा हमारा सवाल सही है। तो कॉमन निकाल लिया, कॉमन निकालने के बाद इधर 3x बचा और उधर बचा -1। और सवालों को देखते हैं इसको अच्छी तरह से समझने के लिए। चलिए खैर, ये अगला सवाल है, इसको भी हमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से फैक्टराइज करना है। तो सबसे पहला स्टेप है इन दोनों की मल्टीप्लाई करना। तो इनकी मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा 36।
क्योंकि 6 क्या होता है 36 होता है। अब 36 के फैक्टर करेंगे इस तरह से कि हमें मिल जाए मिडिल टर्म। तो ऐसे फैक्टर होंगे, क्या हो सकते हैं, चलो अगर आपको डायरेक्ट नहीं होता है तो आप ऐसे कर सकते हैं 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा, ठीक है। अब 2 2 जा मिलकर क्या बनेगा 4, और 9 में से 4 माइनस होगा तो क्या आ जाएगा 5, मिडिल टर्म हमें मिल जाएगी। यहाँ पे देखो लास्ट में माइनस है तो फैक्टर के बीच में भी क्या आ रहा है माइनस आ रहा है। और ज़रूरी नहीं कि ऐसे धीरे धीरे करके करो, ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हो। जैसे 36 लिखा है तो डायरेक्ट अगर आपको याद आ जाता है 9 4 जा 36, तो सीधे 9 माइनस 4 = 5, ऐसे भी किया जा सकता है। इस बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ माइनस है तो फैक्टर के बीच में भी माइनस होगा, यहाँ प्लस है तो फैक्टर के बीच में भी प्लस होगा। तो अब हमारी जो मिडिल टर्म है वो आसानी से स्प्लिट हो जाएगी। 5x की जगह हम लिखेंगे 9x माइनस 4x, 9x माइनस 4x, और ब्रैकेट लगा देंगे ऐसे, और लास्ट में क्या है माइनस का 6। तो मिडिल टर्म स्प्लिट हो चुकी है, इसीलिए मेथड का नाम है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। इसके बाद इस ब्रैकेट को ओपन कर दिया जाएगा। इस बार साइन चेंज नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि इस बार ब्रैकेट के बाहर प्लस था, इसलिए साइन चेंज नहीं होगा, ऐसे ही रहेगा। अब 2 हाफ में डिवाइड कर दो, ये हो गया फर्स्ट हाफ और ये हो गया सेकंड हाफ। अब देखो कॉमन क्या आ रहा है, पहले 6 और 9 में देखो कॉमन क्या आ रहा है 3। एक्स स्क्वायर में और एक्स में कॉमन क्या आ रहा है एक्स। 3 के टेबल में 6 आता है 2 बार। एक्स स्क्वायर में से अगर एक्स कॉमन निकाल लेंगे तो एक एक्स तो अभी भी बचा रह जाएगा। 3 के टेबल में 9 कितनी बार आता है 3 बार। एक्स कॉमन ले ही रखा है तो खाली यहाँ पे 3 रह जाएगा, माइनस यहाँ से कॉमन आएगा 2, अंदर क्या बचेगा 2 के टेबल में 2 बार आता है और साथ में बचेगा x, और 2 के टेबल में वो कितनी बार आता है 3 बार। बाहर माइनस था तो अंदर का साइन हो जाएगा चेंज। और ये देखो ये दोनों इक्वल हैं या फिर नहीं है, इक्वल हैं, तो इससे पता चलता है कि हमने बिल्कुल ठीक किया है। अब 2x प्लस 3 पूरे में से कॉमन निकाल दिया जाएगा। जब यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे रह जाएगा 3x, वहाँ से कॉमन निकालेंगे तो वहाँ पे क्या रह जाएगा 2, और इस तरह से हो गया कंप्लीट। कुछ छोटी छोटी बातों को समझना ज़रूरी है। अगर आप इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में तो आपका वही सवाल दोबारा से बन जाएगा। मैं आपको वेरीफाई करके एक बार दिखा देता हूँ। ये जो वेरिफिकेशन मैं करने जा रहा हूँ ये केवल आपको समझाने के लिए है, एग्ज़ाम में से करने की ज़रूरत नहीं है, एग्ज़ाम में बस यहीं तक ही करना है। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 2x प्लस 3 इंटू 3x माइनस 2। तो 2x की मल्टीप्लाई 3 इस पूरे ब्रैकेट में होगी पहले, तो 2x की 3x में करेंगे तो 2 3 जा 6, x की x में करेंगे तो x स्क्वायर, 2 2 जा 4 और साथ में आएगा x, 3 की 3 में करेंगे 9 और साथ में आएगा x। अब पहले हमने 2x की इन दोनों में कर दी मल्टीप्लाई, अब हम 3 की इन दोनों में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 3 की यहाँ पर होगी तो 9x आ गया और 3 की 2 में होगी तो 6 आ गया। इसके बाद 6x स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, ये दोनों लाइक टर्म है। तो 9x में से प्लस के 9x में से माइनस का 4x गया तो प्लस का 5x बचेगा, और लास्ट में क्या बचेगा माइनस का 6। और देख लो यही तो तुम्हारा क्वेश्चन था, सेम टू सेम। तो ऐसे ना वेरीफाई भी किया जा सकता है। एक और बात बता देता हूँ, कुछ बच्चे ये नहीं समझ पाते, जैसे हमने यहाँ से 3x कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा। तो उनके लिए आसान तरीका ये है कि जो भी कॉमन लिया है ना उससे दोनों टर्म को डिवाइड कर दो। देखो मैं डिवाइड करके दिखाता हूँ। 6x स्क्वायर प्लस 9x है, तो हमने 3x अगर कॉमन लिया है ना तो 3x से इसको भी डिवाइड कर दो और उसे भी डिवाइड कर दो। 3 2 जा 6 और एक x से एक उसका कट जाएगा तो 2x बचेगा। 3 3 जा 9, x से x कट गया तो 2x प्लस 3 आ गया। तो देखो ये रहा 2x प्लस 3। यहाँ से क्या कॉमन लिया था 2 कॉमन लिया था, तो इस पूरी टर्म को 4x माइनस 6 को किससे डिवाइड कर देंगे 2 से, अलग अलग करके। तो 2 2 जा 4 2x और 2 3 जा 6, 2x माइनस 3 आ गया। ये देखो 2x माइनस 3 ही आया था, लेकिन ये साइन चेंज हो गया था, बाहर माइनस था उसकी वजह से। तो जिन पे ये नहीं पता चलता ना, जिन बच्चों की कॉमन लेके अंदर क्या बचेगा, वो ऐसे साइड में कर सकते हैं। तो अब काफ़ी कुछ आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड के बारे में समझ गए होंगे। अभी हम इसका एक और पार्ट करेंगे ताकि बची कुछ चीज़ें जो हैं वो भी अच्छे से क्लियर हो सकें।
ये है क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट। तो सबसे पहले 3 की मल्टीप्लाई करोगे 4 में तो कितना आ जाएगा 12। अब 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि मिडिल टर्म आ जाए। इस बार x के साथ में कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अब तक तो x के साथ में कुछ ना कुछ था, लेकिन अब कुछ नहीं दिखाई दे रहा। देखो ज़रा, जैसे यहाँ पे x के साथ 5 था, इससे पहले भी कुछ ना कुछ था, लेकिन अब कुछ नहीं दिखाई दे रहा। तो जब कुछ नहीं दिखाई देता तो समझ जाओ कि x के साथ में अभी क्या है 1। तो यानी कि हमें 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि मिडिल टर्म आ जाए, यानी कि 1 आ जाए। तो ऐसे फैक्टर होंगे 4 3 जा 12। 4 - 3 कितना आ जाएगा 1। देखो यहाँ माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, तो जो साइन इधर होता है ना वही फैक्टर के बीच में होना ज़रूरी है। तो 3x² - 1x की जगह क्या लिखेंगे 4x - 3x। 4 में से 3 जाके 1x बन जाएगा और -4। मिडिल टर्म को जैसे ही स्प्लिट करो ब्रैकेट लगाना मत भूलो। अब ब्रैकेट हट जाएगा तो अंदर का ये जो साइन है ये बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि बाहर माइनस था, लास्ट में है -4। यहाँ से कॉमन निकलेगा x, अंदर बचेगा 3x, यहाँ पे क्या बचेगा 4, और इधर से क्या कॉमन निकलेगा 1। जब 1 कॉमन निकलता है ना, अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एज इट इज़ अंदर का आ जाता है। और बाहर प्लस है इसलिए अंदर का साइन इस बार नहीं चेंज होगा। अब ये देखो, ये बिल्कुल एक जैसे हैं कि नहीं है? हैं। तो पूरे में से 3x - 4 को निकाल देंगे कॉमन। यहाँ पर बच जाएगा x, बीच में प्लस है, और यहाँ पे बच जाएगा 1। कंप्लीट हो गया। ठीक है, अच्छी तरह से चीज़ें समझ में आ जाएं तो उसके लिए मैंने एक और सवाल लिख दिया है अपने पास से। इस बार क्या है ना, देखो अब तक तो x² के साथ कुछ ना कुछ होता था, अब की बार कुछ भी नहीं है। तो जब तुम्हें कुछ ना दिखाई दे तो समझ जाओ कि वहाँ पे क्या है 1 है। अब इस 1 की मल्टीप्लाई 66 में कर दो तो क्या आ जाएगा 66 आ जाएगा। अब 66 के ऐसे फैक्टर करेंगे कि मिडिल टर्म मिल जाए। तो ऐसे फैक्टर 66 के होंगे 6 11 जा, 11 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा 5 बचेगा। तो अब बड़ी आसानी से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x² प्लस 5x की जगह क्या लिखेंगे 11x - 6x, और सबसे आखिर में 66। ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, 11x - 6x - 66। यहाँ से कॉमन क्या आएगा x, अंदर क्या बचेगा x + 11। यहाँ से क्या कॉमन आएगा 6, अंदर क्या बचेगा x + 11। बाहर माइनस था तो इसलिए अंदर का साइन हो गया चेंज। पूरे में से x + 11 कॉमन आया, अंदर बचेगा x - 6, और कंप्लीट हो गया। और जितनी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ना, उनके हमेशा 2 ही फैक्टर निकलते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब उनकी डिग्री 2 होती है। तो जिनकी डिग्री 2 होगी उनके 2 फैक्टर निकलेंगे, जिनकी डिग्री 3 होगी उनके 3 फैक्टर निकलेंगे, और जिनकी डिग्री सिर्फ 1 होगी उनका 1 ही फैक्टर आएगा। तो इस तरह से हमने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड को समझ लिया है। उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें इसको लेकर क्लियर हो गई होंगी। बाकी चीज़ें क्लियर करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड में जो भी कुछ होता है मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिया है। चीज़ें अगर समझ में आ गई हों तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आज बस इतना ही करेंगे, बाकी देखें अगले लेक्चर में। थैंक यू।